हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि कल जो है मैंने आपका प्रिपोजिशन वाला टॉपिक थ्योरी स्टार्ट कर दी है। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के जो है प्रिपोजिशंस होते हैं। 6 प्रकार के प्रिपोजिशंस देखे, कौन कौन से होते हैं, उनका जो डेफिनेशन है वो देखी। अब उनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्योंकि जो आपके जो प्रश्न बनेंगे वो बेसिकली यूज़ से ही बनते हैं। जनरली एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक ब्लैंक बना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको में भरना रहता है कि क्या प्रिपोजिशन आएगा। तो यूज़ पता होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन है वन टाइप के, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जैसे एट, बाय, इन, इनटू, ऑन, ऑफ, टू, अप, ओवर, फ्रॉम। ये सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ पे है, वो प्रिपोजिशन का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। अब आज हम क्या देखने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक एकदम नया सा हो जाता है हमारे लिए पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस। ठीक है, जनरली हम प्रिपोजिशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ने को कम मिलता है, ड्यूरिंग मिलता है बस, उसके अलावा कोई भी पार्टिसिपल प्रिपोजिशन हमें दिखाया नहीं जाता है छोटी क्लासेस की बुक्स में। तो हम आज यही स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि कल इसकी डेफिनेशन बता दी थी, पर फिर भी जिन लोगों ने कल का वीडियो मिस किया हो तो आज यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका यूज़। तो बेसिकली पार्टिसिपल प्रिपोजिशन कुछ नहीं होते हैं, ये एक्चुअली वही शब्द होते हैं जो कि किसी वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वो होता है जब वर्ब में हम ING ऐड कर देते हैं, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। लेकिन इनका यूज़ क्या होता है जब प्रिपोजिशन के रूप, उनको हम प्रिपोजिशन कब कहेंगे, क्योंकि भाई किसी में भी हमने ING ऐड कर दिया तो है तो वर्ब ही ना, फोर्थ फॉर्म है लेकिन है तो वर्ब ही। तो हम उसे प्रिपोजिशन कब कहेंगे, जब वो बिना किसी नाउन या प्रोनाउन से अटैच हुए यूज़ होंगे, तब वो प्रिपोजिशन के रूप में यूज़ होते हैं। अगर तो हम उसे वहाँ पे पार्टिसिपल प्रिपोजिशन कहते हैं। इतना क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ पे जो मेन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनका यूज़ कैसे कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। कल आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो पहले सबसे आप आ जाते हैं बैरिंग। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा है। बैरिंग का मतलब क्या होता है, तो एक्सेप्ट फॉर, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग, यानी कि इन सभी सेंस में यूज़ किया जा सकता है। यानी कि किसी चीज़ को छोड़कर, या फिर यदि कुछ ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो, जहाँ पे हमें ये दर्शाना है वहाँ पे हम बहुत लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय सिंपली बोल सकते हैं बैरिंग। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए, बैरिंग एक्सीडेंट द पार्सल विल अराइव टुमारो। यहाँ पे ये कहना चाहता है, बैरिंग एक्सीडेंट का मतलब हो गया यदि दुर्घटना नहीं हुई तो कुल मिला के किस सेंस में यूज हुआ कि यदि ऐसा ना हुआ तो। एक्सीडेंट की जगह जो भी होता तो ये हो जाता कि यदि शाम ना हुई तो, यदि ऐसा ना हुआ तो, यदि वैसा हुआ ना हुआ तो। ओवरऑल बैरिंग लगाने के बाद इसका सेंस यही बन जाता है। तो यदि दुर्घटना ना हुई तो पार्सल जो है वो कल पहुंच जाएगा, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम बैरिंग के बाद जो भी चीज़ हमें दर्शाना है कि ये चीज़ को छोड़कर या ये चीज़ नहीं हुई तो, उसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं और उसके बाद बाकी सेंटेंस का पूरा हिस्सा होता है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसका अर्थ बिल्कुल अलग है। बैरिंग मिस्टर सिंह ऑल द टीचर्स हुआ प्रेजेंट इन द मीटिंग। समझ में आ रहा है, हमें देख के तो वही लग रहा है कि बिल्कुल जैसे ये सेंटेंस था वैसे ही ये है, लेकिन अंतर है, अर्थ बहुत बदल गया है। यहाँ पे क्या था, यदि दुर्घटना ना हुई तो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यदि मिस्टर सिंह ना है, नहीं है तो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है एक्सेप्टिंग हो जाता है कि यदि मिस्टर सिंह को छोड़कर, मिस्टर सिंह को छोड़कर सारे ही टीचर्स जो है मीटिंग में प्रेजेंट थे, शामिल थे, उपस्थित थे। तो अब यहाँ पे यदि वाला सिचुएशन ना होकर बल्कि छोड़कर आ गया, तो यानी कि दोनों ही सेंस में बैरिंग का यूज होता है। कुछ और हम देख लेते हैं। बैरिंग अ फंड क्रंच द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंड क्रंच का मतलब होता है कि आर्थिक कमी, जिसको कहते हैं कोष की कमी, फंड मतलब कोष होता है, और बैरिंग लगा दिया तो अर्थ हो गया कि यदि कोष की कमी नहीं हुई तो प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है बैरिंग का यूज़। बेसिकली हम इसे पहले यूज़ करते हैं और फिर जिस चीज़ को छोड़कर या जिस चीज़ की कमी नहीं हुई तो ये दर्शाना होता है, वो वर्ड यूज़ करते हैं, कॉमा लगाते हैं और उसके बाद फिर बाकी के जो भी हिस्सा होता है सेंटेंस का वो यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा, अगर पार्टिसिपल प्रिपोजिशन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्टिसिपल प्रिपोजिशन है बाकी सबके कंपैरिजन। देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। विद इन द पीरियड ऑफ टाइम मैंशनड, यानी कि जो भी अवधि
पीरियड का मतलब हो जाता है अवधि, समय, कालावधि दर्शाई गई है, उसके अंदर अंदर अगर कोई काम हुआ है, उसी अवधि के अंदर अंदर कोई काम हुआ है या कुछ हो रहा है, हुआ था, जो भी है, तो वहाँ पे आप ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। या फिर हम समझते हैं के दौरान, शुद्ध हिंदी बोलते हैं ड्यूरिंग की, तो के दौरान, इसके दौरान, पार्टी के दौरान, गर्मियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान, ठीक है, दौरान, समझ में आ गया। या फिर किसी की अवधि तक, इतनी अवधि तक। एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देयर आर एक्स्ट्रा ट्रेन्स फॉर कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, यानी कि दुर्गा पूजा के दौरान, ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा के दौरान, ड्यूरिंग लग गया, दुर्गा पूजा लगा है, तो जो कुछ भी लगा है उसके दौरान कोलकाता के लिए जो है एक्स्ट्रा ट्रेन्स होती हैं, चलती हैं। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज आई वेंट स्विमिंग एवरीडे, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं जो है रोज़ स्विमिंग के लिए जाती थी। अब यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा इसका यूज़ जो है, क्योंकि आपका जब आएगा क्वेश्चन तो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, तो ध्यान रखना है। ड्यूरिंग के बाद जिस चीज़ के दौरान की बात हो रही है, हम एग्जैक्ट तुरंत वही चीज़ लगा देते हैं। अब ये ड्यूरिंग के बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फेस्टिवल्स के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग पे, या फिर छुट्टियों के दौरान ऐसा हुआ, बीमारी के दौरान वो बहुत दुबली हो गई, ऐसा कुछ अहम यहाँ पे किसी भी चीज़ के दौरान हो सकता है, समझ में आ रहा है। बट ड्यूरिंग लगाना है और बस उसके बाद रख देना है किस चीज़ के दौरान, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ही है। कुछ और देख लेते हैं, पेंडिंग देख लेते हैं हम यहाँ पे। पेंडिंग भी यूज़ होता है काफ़ी, क्योंकि आप लोग भी कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं, कुछ भी करते हैं तो कहते हैं ये पेंडिंग है, कोर्ट का कुछ देखते हैं तो पेंडिंग है, रिजर्वेशन कराते हैं तो, हालांकि तब वेटिंग वर्ड यूज़ करते हैं पर रहता वो एक तरह से पेंडिंग ही है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, पेंडिंग का मतलब होता है वाइल वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन अनटिल समथिंग हैपन्स, यानी कि जब तक कोई चीज़ ना हुआ हो तब तक, जब तक कोई चीज़ ना हुआ हो तब तक की बात। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लंबित रखते हुए, किसी भी चीज़ को लंबित रखते हुए, उस सेंस में हम ये यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या कैसे करते हैं, तो बिल्कुल इसको सेंटेंस के हम लास्ट में भी यूज़ करते हैं, बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ देख लेते हैं। He is being held in jail pending hearing. He is being held in jail pending hearing, यानी कि वो जो है उसको जेल में रखा गया है, जेल में ही है, सुनवाई अभी जो है उसकी सुनवाई को लंबित रखते हुए, यानी कि अभी सुनवाई बाकी है, हुई नहीं है। माई लीव एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, मेरी छुट्टी की जो आवेदन है वो अभी भी पेंडिंग है, यानी लंबित है, पारित नहीं हुआ है या एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये सेंस हो जाता है। तो पेंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई काम की प्रोसेस तो शुरू हो गई है लेकिन वो कंप्लीट हुआ नहीं है, वो रुका हुआ है, लंबित है, बचा हुआ है, ठीक है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, अब उसका रिजल्ट जो है अभी तक पेंडिंग है, आया नहीं है, तो बस वही चीज़ हो जाती है। तो जहाँ जहाँ हमारा ऐसा सेंस होगा वहाँ वहाँ हम पेंडिंग यूज़ करते हैं। कल तो आपको खैर इसकी प्रैक्टिस सेट मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेट मिलेगी, क्योंकि बेसिक तो आपको हर जगह मिल जाती है, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। टचिंग देख लीजिएगा, टचिंग से एक कल क्वेश्चन भी मैंने आपको मतलब एग्जाम्पल कराया था, व्हाट आई रिमेंबर, परसों एक क्वेश्चन भी कराया था इससे। तो चलिए देख लेते हैं। इन रेफरेंस टू या कंसर्निंग के लिए हम टचिंग यूज़ करते हैं। बेसिकली हमको लगता है कि टचिंग मतलब टच मतलब छूना किसी भी चीज़ को, और टचिंग का मतलब हो गया जो छुआ हुआ है या छूने वाला है, इस तरह से हम सेंस में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो अर्थ हो जाता है टचिंग का, किसी के विषय में या किसी के संदर्भ में हम टचिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यूज़ कैसे करेंगे वो देखिएगा। टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग सो फॉर, ये मैंने आपको दिया था परसों की प्रैक्टिस सेट में, तो वही चीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कि यानी कि इस मामले को लेकर अभी तक मैंने कुछ भी फैसला नहीं किया है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। तो इस मामले में, इस मामले के संदर्भ में, इस विषय में, ये सेंस आ गया टचिंग का यहाँ पे। दूसरा देखते हैं तो हम थोड़ा और क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो पहले सबसे यूज़ हो गया है, बीच में हम देखते हैं कैसे यूज़ हुआ है। देयर हैज़ बीन एन ऑब्जेक्शन टचिंग हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यानी जो उसका अगला प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में या उसके विषय में या उसको लेकर एक ऑब्जेक्शन है। आ रहे समझ में? तो कुल मिला के किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के विषय में, किसी चीज़ के संदर्भ में हमें कोई चीज़ दर्शानी है तो वहाँ पे हम टचिंग प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में एक वर्ब है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग,
रिगार्डिंग भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हम कह सकते हैं कि ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। हम अपनी डेली लाइफ में रिगार्डिंग यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हमें बेसिकली जो ऑफिशियल लेटर्स वगैरह मिलते हैं उसमें भी हमें ये सुनने को मिल जाता है। समझते हैं। अबाउट और रिलेटेड टू समथिंग, यानी किसी से संबंधित या किसी के संबंध में। अब जहाँ जहाँ आप रिगार्डिंग यूज़ करते होंगे अपने सेंटेंसेस में, सेम वहीं पे आप रिस्पेक्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का अर्थ जो है वो एक होता है और ग्रामेटिकली दोनों सही होंगे। समझेंगे एग्जाम्पल से। कॉल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर वर्क, हम रिस्पेक्टिंग हटा देते हैं। कॉल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर वर्क, यानी कि अगर तुम्हें अपने काम से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बुला लो। तो रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर वर्क यानी अपने काम से के संबंध में, अपने काम से संबंधित। अब अगर हम रिस्पेक्टिंग यूज़ करते हैं, रिगार्डिंग हटा के रिस्पेक्टिंग को के कर देते हैं, तो कॉल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिस्पेक्टिंग योर वर्क, अगर तुम्हें अपने काम से संबंधित, काम के विषय में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। अब ये अगेन इसका अर्थ वही निकलेगा। तो कुल मिला के चाहे आप रिगार्डिंग यूज़ कर लीजिए, चाहे आप रिस्पेक्टिंग यूज़ कर लीजिए, जो ऑप्शन में है दोनों में से आप वही यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल सही होगा। आई विल इन्फॉर्म यू सून रिगार्डिंग और CDP क्लासेस, मैं आपको जल्द ही सूचित करूंगी अपनी CDP क्लासेस के संबंध में या संदर्भ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा CDP क्लासेस कब, क्या क्या कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नहीं, मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या है। नॉट विद स्टैंडिंग, ये बहुत अच्छा है। क्यों? कम पढ़ने को मिलता है। जो चीज़ जहाँ पे कम पढ़ने को मिलती है वो चीज़ अच्छी है, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं थोड़ा सा एज अ टीचर। नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट समथिंग। चलिए, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है ताकि आप उसको समझ सकें कि ये 3 वर्ड्स को मिला के बना है, पर यूज़ हमेशा ये हम एक साथ करते हैं और इसका अर्थ होता है के बावजूद, इसके बावजूद, उसके बावजूद, तो मेरे मना करने के बावजूद, वो सेंस में यूज़ होता है ये। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा इसको। यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, हम लास्ट में भी कर सकते हैं, तीनों समझते हैं। द मोशन वॉज पास्ड और ऑब्जेक्शंस नॉट विद स्टैंडिंग। देखिए आप, नॉट विद स्टैंडिंग एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम एक साथ यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाता है? अवर की स्पेलिंग यहाँ पे OUR होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्शंस, मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। मोशन का अर्थ सिर्फ वही साइंस वाला मोशन नहीं है, एक अर्थ होता है प्रस्ताव इंग्लिश में। तो प्रस्ताव जो है वो पास हो गया, और ऑब्जेक्शंस नॉट विद स्टैंडिंग यानी हमारे आपत्तियों के बावजूद। तो कुल मिला के सेंस आ गया कि हमारी आपत्तियों के बावजूद जो है प्रस्ताव पास हो गया। यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट में यूज हुआ है। दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल। द बैड वेदर नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोग्राम वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि खराब मौसम के बावजूद, खराब मौसम, बैड वेदर, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद, तो खराब मौसम के बावजूद प्रोग्राम अच्छे से हो गया, बेहतरीन से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। अगला देखते हैं जिसमें हम सबसे पहले यूज़ किए हैं नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स द प्रोजेक्ट वॉज एन इमीडिएट सक्सेस, यानी कि कुछ आर्थिक दिक्कतों के बावजूद प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इमीडिएट सक्सेस बताना मतलब कि हाँ बहुत बड़ी बात है, हो गई, अच्छा हो गया, ये सेंस इसका आ जाता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग, पहली 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एक साथ यूज़ करना है। आप पहले यूज़ कर सकते हैं, बीच में यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉट विद स्टैंडिंग लगा के भी जिसके बावजूद की बात हो रही है वो लिख सकते हैं, अगर आप सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं तो। बीच में आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले जिस चीज़ के बावजूद बताना है वो लिख दीजिए और उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग लगा दीजिए, तो भी ये आपका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यूजेस पता होने चाहिए। एक्सेप्टिंग, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। एक्सेप्ट वर्ड बहुत कॉमन है। इसका अर्थ जो हो जाता है के सिवा या छोड़कर, इसको छोड़कर, मतलब तुम्हें छोड़कर यहाँ पे सब लोगों को हिंदी आती है, ठीक है, तो छोड़कर, उसके सिवा सबको बिस्किट पसंद है। तो मतलब जब कोई किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, कोई कोई को हटाया जा रहा है, मतलब ये कोई भी किसी को बिल्कुल, इसको छोड़कर बाकी सब एक हैं लेकिन ये अलग है, तो इसके सिवा, इसको छोड़कर ये दर्शाना है, तो वहाँ पे जो आपका एक्सेप्टिंग प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिएगा,
आई वॉच टीवी एवरी डे एक्सेप्टिंग संडेज। थोड़ा एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पे आपको। तो मैं जो है रोज़ टीवी, एक्चुअली मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बट मैं जो है रोज़ टीवी देखती हूँ संडेज़ को छोड़ के, यानी संडेज़ को। ध्यान दीजिएगा, संडे की स्पेलिंग मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट की, जबकि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने संडे नहीं संडेज़ लिखा है, जिसके अंदर जितने भी संडे आते हैं, यानी जब जब भी संडे आएगा सब इसको इंक्लूड कर दिया है। यानी एक कॉमन नाउन, हम इसको प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, बल्कि हमने इसे यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है। ठीक है, बाकी दिनों के नाम जो होते हैं, जैसे अगर सिर्फ संडे लिखा होता तो इसको मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करती। एवरीबडी एक्सेप्टिंग हिम सपोर्टेड माई प्रपोजल। तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग संडे था, मतलब संडे को छोड़कर। यहाँ पे एक्सेप्टिंग हिम है, यानी उसे छोड़कर। तो हर किसी ने, उसे छोड़कर सभी ने मेरा प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव का सपोर्ट किया, उसे छोड़कर। तो हमेशा एक्सेप्टिंग लगाना है, और फिर जिसको छोड़कर या जिसके सिवा की बात हो रही है वो लगा देना है, फिर वो चाहे आपका कोई नाउन हो, चाहे आपका वो कोई प्रोनाउन हो। एक्सेप्टिंग फॉल्स एश्योरेंसेस, ऑफिसर्स गेव हिम नथिंग। यानी कि झूठे आश्वासन को छोड़कर, झूठे आश्वासन के सिवा अधिकारियों ने उसे कुछ नहीं दिया। मतलब सिर्फ आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया। तो झूठे आश्वासन के सिवा अधिकारियों ने उसे कुछ नहीं दिया। तो को छोड़कर के सिवा के लिए हम एक्सेप्टिंग यूज़ करते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको ये कुछ जो कॉमन है, जो यूज़ होते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, वो मैंने बताया है, और कल इसकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई, कुछ नया सीखा। अगर सीखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।